अगर आपके एक हाथ में दो वेक्टर्स हैं और दूसरे हाथ में भी दो वेक्टर्स हैं, तो जब इन दोनों वेक्टर्स को आप जोड़ेंगे तो 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4 आएगा। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ वेक्टर्स। मैं हूँ फेल साइंटिस्ट। चलिए पढ़ते हैं। तो वेक्टर्स को पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, या इसका दूसरा नाम है नंबर सिस्टम। अब देखें, जो चीज़ें हैं ना, जैसा कि चल रही हैं, रुकी हुई हैं या उड़ रही हैं, उनकी पोजीशन को मैथमेटिकल और ग्राफिकल बताने का एक मेथड है। जैसा कि इसको डिफाइन करते हैं, टू लाइंस ड्रॉन एट राइट एंगल टू ईच अदर इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि कोई भी दो लाइंस हो, अगर वो दोनों लाइंस एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, यानी कि राइट एंगल पे हैं, तो उन्हें हम कहेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बात हो रही है कुछ इस तरह की, यानी कि दो लाइंस हो गई, ये दोनों लाइंस, ये लाइंस और ये लाइंस, ये दोनों लाइंस एक दूसरे कितनी डिग्री पे हैं, 90, और ये लाइंस भी 90 पे हैं, ये दोनों लाइंस भी 90 है, और ये दोनों लाइंस भी 90 है, यानी कि ये और ये 90 हो गई, फिर ये और ये 90 हो गई। तो ये जो 90 डिग्री बन रहे हैं ना दो लाइंस के बीच में, इन्हें हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, दूसरी बात, ये दोनों लाइंस एक जगह पे कट रही हैं, इस जगह पे ये दोनों मिल रही हैं, इंटरसेक्ट हो रही हैं, इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या है? ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब किस चीज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? लाइंस का। याद रखें, लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे दो लाइंस है ना, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको हम कहेंगे ओरिजिन। पर ओरिजिन को पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि ओरिजिन को हम डिनोट करते हैं कुछ ऐसे और ऐसे, यानी कि 0 0। इस जगह से चीज़ों की मेजरमेंट स्टार्ट होती है, चाहे एक्स में हो चाहे वाई में हो। अब इन दोनों लाइंस के नाम भी हैं। वो क्या हैं? वो हैं कि ये जो लाइन है ना सीधी, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो ऊपर जा रही है इसे हम कहते हैं वर्टिकल। अब ये दोनों जो लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये एक दूसरे के कितनी डिग्री पे हैं? 90 पे हैं। तो इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट हरकत करेंगे, मोशन में होंगे, उनको एक्स एक्सिस से डिनोट किया जाएगा, और जो चीज़ें ऊपर जाएंगी या नीचे आएंगी उन्हें हम कहेंगे वाई एक्सिस। यानी वो कौन से एक्सिस पे हैं? वाई एक्सिस पे हैं। तो ये जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, क्या हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ इस जगह पे? इसका क्या, ये सारी की सारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्योंकि ओरिजिन जो है ना वो चीज़ों को सेपरेट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव को। ये ओरिजिन है, इस जगह पे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, और लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल लाइन का नेगेटिव होगा, और वाई एक्सिस जो है वर्टिकल, ऊपरी साइड में पॉजिटिव और नीची साइड में नेगेटिव। यानी हम कहेंगे कुछ ग्राफ ऐसे बनेगा कि ये जो एक्स है और ये एक्स डैश, ये है 0 ओरिजिन, ये है वाई, ये है वाई डैश। तो हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? एक्स ओ एक्स डैश। ये जो लाइन है ये हॉरिजॉन्टल है, और वर्टिकल लाइन होगी या वर्टिकल डायरेक्शन होगा या एक्सिस होगा, वो होगा वाई ओ वाई डैश। अब ये ना एक्स ओ एक्स, ये पॉजिटिव, यानी ये हम मानेंगे पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है, और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव होगा। तो वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस की डिस्क्रिप्शन है। अब ये जो है हमारे पास दो डायरेक्शन, इसे हम कहते हैं प्लेन, यानी एक्स वाई प्लेन। प्लेन वो चीज होती है जिसमें 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशनल एनी सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। अब एक्स वाई प्लेन में क्या है? एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, यानी कि बात हो रही है कुछ ऐसे, एक्स वाई ओ वाई डैश एक्स डैश। अब इसे हम कहते हैं प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब इसे नोट करें तो क्वाड्रेंट पढ़ें।
नोट कर लिया? तो आगे बढ़ें, अब पढ़ते हैं क्वाड्रेंट। सर ये क्या होते हैं? क्वाड्रेंट होते हैं 4 हिस्से। किसके सर? प्लेन के। तो अब पढ़ाते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट्स। अब यहाँ पे हमने बात की प्लेन की, यानी कि ये x प्लस ये हो गया y, ये प्लस ये x का माइनस ये y का माइनस, ये ओरिजिन, ये इनको काट रहा है। तो ये जो है ना, इसे हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसमें x पॉजिटिव है और y भी, यानी कि पहले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट ये है, तो इसमें क्या होगा? प्लस y होगा और माइनस x होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट है ये, इसमें दोनों नेगेटिव हैं, यानी हम कहेंगे जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें माइनस x और माइनस y समाये हुए हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है, तो इसमें क्या है? x प्लस है और y माइनस है, तो हम कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस x है और माइनस y है। तो अब पढ़ते हैं कि चीज़ों की लोकेशन और पोजीशन इस पे कैसे ड्रा की जाती है। तो अब बनाते हैं पहले नंबर सिस्टम को। ये 0, ये 1, 2, 3, 4 और सो ऑन। ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक, यानी कि ये क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहाँ पे क्या होगा? -1, -2, -3, -4 और ये चलते जाएंगे। ये अब कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे वाई एक्सिस का नेगेटिव है, तो मानेंगे -1, -2, -3, -4 और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। ये ऊपर क्या है? +1, +2, +3। अब ये कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक। ये जो वाई एक्सिस है ये उसका नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ये तो हो गया नंबर प्लेन, यानी कि अब जो भी चीज़ें होंगी इन नंबर्स पे उनको शो किया जाएगा। कैसे? कुछ इस तरह से। एग्जाम्पल करवाते हैं कि कोई लाइन है कुछ इस तरह से खींची हुई है, तो ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से a यूनिट आगे है और ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से b यूनिट ऊपर है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इसकी पोजीशन क्या होगी। तो इसकी पोजीशन सिंपल है, वो होगी a और b, यानी कि x और y। इस जगह पे जो फर्स्ट आएगा वो x होगा और उसके बाद कौन आएगा? b, यानी कि y एक्सिस। तो अगर कोई इस पॉइंट पे पहुंचना चाहे तो वो x एक्सिस में a यूनिट आगे जाएगा और y एक्सिस में b यूनिट ऊपर जाएगा, उसको ये पोजीशन मिल जाएगी। एक और एग्जांपल करवाते हैं। उस पर हमें बता रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये वाई एक्सिस, ये एक्स प्लस एक्सिस। हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो लाइन है इसकी हमें बताइए पोजीशन क्या है। तो आप देखें, अगर एक्स एक्सिस से चला जाए आगे तो ये आ रहा है करीब करीब 3 के, यानी कि 3 प्लस में है। और ओरिजिन से वाई एक्सिस में कितना है? 1, 2 एंड 3। तो वाई एक्सिस में भी ये 3 होगा, तो इसकी पोजीशन बनती है 3 और 3, यानी एक्स और वाई में दोनों में पॉजिटिव। एक और एग्जांपल करते हैं कि कोई लाइन है वो कुछ इस तरह से खिंची हुई है। तो आप देखें, ये 1, -2, -3, -4 और यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5। तो इसकी पोजीशन क्या है कि एक्स एक्सिस से -5 है और वाई एक्सिस से -4 है, तो इसकी पोजीशन बनेगी -5, -4, यानी कि एक्स और वाई ये दोनों नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। तो ये इसकी हो गई पोजीशन, यानी कि ओरिजिन से। लुक एट द बिलो पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कुछ दिए गए पॉइंट्स, उनको हम क्या करेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाहिर करेंगे। तो पहला है 4, 5, दूसरा है -1, -2, तीसरा है -3.5 +1.5। इनको जाहिर करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे।
तो बनाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को। ये हो गई ओरिजिन, ये हो गया एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4 5, ये चलते जाएंगे यानी कि एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे बनाते हैं 1 2 3 4 5, ये चलते जाएंगे इन्फिनिट तक। यहाँ पे वाई एक्सिस का माइनस यानी कि -1 और -2 -3 -4 -5, यहाँ पे एक्स एक्सिस का -1 -2 -3 -4 -5। तो सबसे पहले हमें बनाना है 4 और 5, दोनों पॉजिटिव हैं। तो हमने पढ़ा था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और इसमें x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो x की पोजीशन क्या है 4 यानी कि कुछ इस जगह पे, और y कितना है 5 यानी कि 5 और 4 तक, यानी कि हमें जाना पड़ेगा ओरिजिन से x एक्सिस में 4 तक और ओरिजिन से y एक्सिस तक 5 यूनिट ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हम इस जगह पे पहुंच जाएंगे। यानी कि 5 4 और ये हो गया 5। तो ये जो पोजीशन है ना, ये पोजीशन है 4 5 की, यानी कि दोनों पॉजिटिव हैं, तो हमने ये ड्रा कर लिया। और दूसरा कौन सा है -1 -2, यानी कि x एक्सिस भी माइनस है और y एक्सिस भी माइनस है, तो वो कहाँ पे होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो -1 यानी कि x एक्सिस -1 और -2 यानी कि y एक्सिस, यानी कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, यानी कि ये पोजीशन है। इस जगह पे कोई ना कोई चीज़ पड़ी हुई है, उसकी पोजीशन -1 -2 है। तो ओरिजिन से लेते हैं, ये हो गया -1 -2, दोनों नेगेटिव यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट। और तीसरे में आता है -3.5 एंड +1.5। -3.5 यानी कि x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस क्या है पॉजिटिव, यानी कि x एक्सिस नेगेटिव है और y एक्सिस पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसमें क्या है -3.5 यानी कि इस जगह पे 3.5 आएगा और 1.5 यानी कि इस जगह पे, तो हम लाइन खींचेंगे कुछ इस जगह पे। तो ये हो गया 3.5 माइनस और +1.5, ये कौन सा क्वाड्रेंट है सेकंड है। तो कुछ इस तरह से ड्रा होती है पोजीशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक और चीज़ बताएंगे कि हमारे आसपास 3 डायमेंशंस होते हैं। एक होता है एक्स कौन सा है, जैसा कि हम हैं लेफ्ट या राइट हरकत करेंगे, ये हो गया एक्स। और वाई डायरेक्शन होता है अप एंड डाउन, ये हो गया वाई। और जेड एक्सिस होता है आगे और पीछे। अगर आप देखेंगे ना, ये तीनों डायरेक्शन जो है इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बनती है, यानी कि एक्स और वाई के बीच में भी और जेड। अब इस पे जेड नहीं आएगा इस बोर्ड पे, क्यों? क्योंकि ये जो बोर्ड है ये 2 डायमेंशनल है, यानी इस पे एक्स है और वाई है, इसमें जेड नहीं आ सकता। या कोई भी पेज ले लें उसमें जेड एक्सिस नहीं आएगा, क्योंकि जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल यानी आगे की तरफ होता है, उसमें आगे की तरफ है ही नहीं। तो इसलिए जेड की जो डायरेक्शन होती है कुछ इस तरह से होती है। बेसिकली ये ऐसे होता है आपकी तरफ, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया जेड। यानी कि एक्स कुछ ऐसे है लेफ्ट और राइट, आप इसे माने लेफ्ट और राइट। अब वाई एक्सिस क्या है अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। और जेड एक्सिस क्या है फॉरवर्ड और बैकवर्ड। यानी कि ये जो डायमेंशन है इस दुनिया में हम रहते हैं, और ये तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो इन्हें नोट करें तो आगे बढ़ें। अब पढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके टाइप्स पढ़ाते हैं। इसके टाइप्स होते हैं 2, एक होता है राइट हैंडेड और दूसरा आता है लेफ्ट हैंडेड। तो राइट हैंडेड में क्या होता है कि इसमें जो जेड एक्सिस होता है वो जो देखने वाला है उसकी तरफ होता है। जैसा कि ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये जो जेड है इसका पॉइंट होता है टुवर्ड व्यूअर। यानी कि ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें जेड एक्सिस देखने वाले की तरफ हो, जैसा कि जेड एक्सिस है ना, यानी कि एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई है और जेड आपकी तरफ है, यानी से हम कहते हैं राइट हैंडेड, जिसमें जेड एक्सिस क्या हो, जेड एक्सिस क्या हो पॉइंटिंग टुवर्ड द व्यूअर, यानी कि देखने वाले की तरफ ये हो। कौन? जेड एक्सिस।
इसे हम कहते हैं राइट हैंडेड, यानी कि ये कार्टेशियन सिस्टम जो है ये राइट हैंडेड है। और दूसरा इसका टाइप है, दूसरा टाइप है लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड। अब लेफ्ट हैंडेड में क्या होगा कि जेड एक्सेस आपसे हो जाएगा नाराज और उसका डायरेक्शन हो जाएगा आपसे दूर, यानी कि कुछ ऐसे, यानी कि एक्स ये हो गया वाई और जेड यानी आपसे दूर जा रहा है। यहाँ पे जेड एक्सिस का जो पॉइंट होगा वो आपसे दूर होगा, यानी कि हम कहेंगे जो जेड एक्सिस है वो क्या होगा, टुवर्ड्स अवे, टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द व्यूअर, यानी कि देखने वाले से परे होगा। अब ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब जेड जो होगा वो आपसे दूर होगा, यानी कि इस बोर्ड के इनसाइड होगा। यहाँ पे बोर्ड के आउट था, यहाँ पे इनसाइड होगा। तो लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। अब अगर बात की जाए डायरेक्शन की तो इसको हम घुमा कैसे सकते हैं, यानी कि इसको रोटेट कैसे किया जा सकता है। तो रोटेट करने के लिए यानी कि डायरेक्शन जो होते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, डायरेक्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब इसके डायरेक्शन जो होते हैं दो होते हैं, एक होता है राइट हैंडेड और दूसरा लेफ्ट हैंडेड। अब ये बात देखें ना, ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन की बात नहीं हुई, ये हमने एक्सिस ड्रा किए थे। अब डायरेक्शन की बात होगी तो डायरेक्शन पहला होता है राइट हैंडेड, राइट हैंडेड। अब राइट हैंडेड से अगर डायरेक्शन फाइंड किया जाए, याद रखें डायरेक्शन की बात हो रही है, तो अगर हम लिखें एक्स वाई और जेड, तो राइट हैंड जो है ये इसको थम्स अप करेंगे, थम्स अप वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस की तरफ थम्स अप, और ये जो कर्व फिंगर्स हैं यानी कि एक्स से जेड की तरफ, यानी कि एक्स से जेड की तरफ, यानी ये एक्स है और जेड की तरफ, ये जो कर्ल हुई किस डायरेक्शन में हुई, एंटी क्लॉकवाइज। और आप जानते होंगे कि एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानते हैं, तो ये रोटेशन क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, और इस रोटेशन को हम पॉजिटिव मानेंगे। और दूसरी होती है लेफ्ट हैंडेड। अब लेफ्ट हैंडेड में क्या होगा, एक्सिस सेम होंगे, एक्स वाई और जेड। अब इसमें क्या होगा कि लेफ्ट हैंड जो है उसका थम्स अप वाई की तरफ, और ये जो फिंगर्स होंगी कर्ल वो एक्स से जेड की तरफ जाएंगी। इधर भी एक्स जेड की तरफ ही था, पर यहाँ पे रोटेशन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज, और इस जगह पे क्लॉकवाइज होगी। तो ये जो रोटेशन है यानी कि एक्स जेड की तरफ, तो ये होगी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज क्या होती है, नेगेटिव। तो बात करते हैं कि राइट हैंडेड हम क्यों लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड से डायरेक्शन क्यों नहीं फाइंड करते। क्योंकि राइट हैंडेड से क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होती है, और एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव मानते हैं। आपको तो पता होगा कि पॉजिटिव जो भी नंबर्स होते हैं उनकी कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान होता है। एमसीक्यूज करवाते हैं, अ फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एक्टिंग along x axis, its component along y and z axis r। अब बात हो रही है कि कोई फोर्स है जो x एक्सिस में लग रहा है, तो हमसे पूछ रहे हैं कि z और y एक्सिस में उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे। तो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं कि उसमें होंगे 2 2, यानी कि y में भी 2 और z में भी 2, और b में ऑप्शन है 0 2, यानी कि y में 0 z में 2, c में दे रहे हैं 0 और 0, और d में दे रहे हैं हमें 4 4। अब देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अलोंग x एक्सिस, कोई एंगल नहीं बन रही, सिर्फ x एक्सिस पे, यानी कि कुछ इस तरह से, ये हो गया z, ये हो गया x, ये हो गया y, यानी कि इस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स किसी भी चीज़ पे। तो इसमें y एक्सिस का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, ना ही z है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम कहेंगे 0 और 0, यानी y एक्सिस और z एक्सिस में इसकी मोशन क्या है, यानी कि हरकत क्या है, 0 है। ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ x में। अब इसे नोट करें तो आगे बढ़ें। अब पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने हिस्सों में बटी हुई है। फिजिकल क्वांटिटी पहले तो बताएं कि फिजिकल क्वांटिटी यानी कि PQ होती क्या है। कोई भी चीज़ हो जिसको मेजर किया जाए उसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सके उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज।
इसकी इक्वेशन होती है फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू या इसका दूसरा नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू का मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। ये इसका फार्मूला है। यानी कि फिजिकल क्वांटिटी जो भी होगी उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और यूनिट भी होगा। अब कैसे, एग्जांपल लेते हैं, अगर लेंथ, अब लेंथ को मान लेते हैं कि 10 मीटर। ये जो 10 है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये जो मीटर है ये है यूनिट। पर बात ये है कि जो 10 इंटू एम है ये मीटर, इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या आपने सोचा है कि यूनिट का मैग्नीट्यूड भी होता है? यानी कि हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कि जो भी यूनिट हो उनका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होता है। कैसे? अब देखें, हमने लेंथ लिखी, लेंथ इज इक्वल टू 10 इंटू मीटर। ये जो यूनिट है ना इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब किस तरह से हम बात करेंगे 10 इंटू 1m। ये जो 1m है ना 1m यानी कि 1 मीटर के हिसाब से 10 गुना ज़्यादा ये लेंथ है। यानी कि जो भी यहाँ पे यूनिट आएगा उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के बराबर होता है। या बात करें मास है किसी चीज़ का 100 kg, तो ये कुछ इस तरह से, यानी कि 100 इंटू 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम के हिसाब से ये 100 गुना ज़्यादा है। या अगर बात करें टाइम है 0.1 सेकंड, तो ये होगा 0.11 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड के हिसाब से ये जो वैल्यू है वो 0.1 टाइम्स है, यानी कि 1 सेकंड से बहुत ही छोटा है। तो ये जो चीज़ है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो पढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के कितने हिस्से हैं। तो याद रखें फिजिकल क्वांटिटीज़ 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक होती है जिसे हम कहते हैं स्केलर्स और दूसरा है वेक्टर्स। तो पहले पढ़ते हैं स्केलर्स को। स्केलर्स क्या होते हैं सर? फर्ज करें कि आपके पास 2 पत्थर हैं। एक पत्थर का मास 2 किलोग्राम है और दूसरे का 3 किलोग्राम। तो इन दोनों पत्थरों को, यानी कि कुछ सीन ऐसा है कि इसका मास है 2 किलोग्राम और दूसरा पत्थर है उसका मास है 3 किलोग्राम। अब इन दोनों पत्थरों को किसी एक बर्तन में रखा जाता है, तो कुछ इस तरह से। तो अब आपसे पूछते हैं कि इसका टोटल मास कितना होगा। तो सिंपल है, आप बताएंगे कि सर इसका टोटल मास जो है वो होगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5 kg। ये सिंपल हुआ ना? बिल्कुल। सो स्केलर्स ऐसे ही होते हैं, यानी उनको आप ऐड करें, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, सिंपल हो जाएंगे। उनमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती। इन सिंपल क्वांटिटीज़ को कहते हैं हम स्केलर्स। यानी कि कहें कि दोज क्वांटिटीज which can be specified by magnitude and unit। यानी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन किया जाए मैग्नीट्यूड और यूनिट की मदद से, उन्हें हम कहते हैं स्केलर्स। और ये बहुत ही आसान होते हैं। तो इन्हें नोट करें, तो इनका डायग्राम बनाते हैं। नोट कर लिया? तो अब इसे मिटाते हैं। अब बनाएंगे टेबल। किसकी टेबल सर जी? स्केलर्स की। अब स्केलर्स की टेबल बनाते हैं कि क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट। तो बात करते हैं मास, लेंथ, टाइम। ये तीनों के तीनों स्केलर्स हैं। मास की बात करें तो 1 किलोग्राम, लेंथ लिखते हैं 20 मीटर और टाइम को लिखते हैं 3 सेकंड। अब देखें, ये क्वांटिटी जो मेजर हो रही है किसमें? मैग्नीट्यूड में। अब हमें पता कैसे चल रहा है कि मास है, लेंथ है, टाइम वो यूनिट से। तो ये तो नंबर से एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसा कि मास 1 किलोग्राम है, लेंथ भी 1 हो सकती है, टाइम भी 1 हो सकता है, पर इनको सेपरेट जो करता है वो यूनिट होता है। ये बहुत ही स्पेशल चीज़ है। तो अगर बात करें कि यूनिट को हटाएं, मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी चीज़ का मास है 1। अब 1 क्या 1? कुछ भी नहीं। अगर बात करते हैं लेंथ है सर जी 20। अब 20 क्या? कुछ भी नहीं, ये एक्सप्लेन नहीं होंगे। अगर टाइम की बात करें 3 क्या? तो ये देखें ना, मैग्नीट्यूड की हमने बात की फिर भी हमें सेंस नहीं आया कि 1, 20, 3। ये तो नंबर्स हुए ना, मास, लेंथ, टाइम, ये नंबर्स की बात हुई। अब बात करते हैं कि मास किसी चीज़ का है किलोग्राम, लेंथ किसी चीज़ की है मीटर
टाइम किसी का है सेकंड, तो यहाँ पे स्पेसिफाई हो ही नहीं रहा। हो सकता हम मास की बात कर रहे हो 5 किलोग्राम की, लेंथ की बात कर रहे हो 10 मीटर की, तो यहाँ पे जो है अगर इन दोनों को जुदा जुदा देखेंगे तो भी ये स्केलर्स एक्सप्लेन नहीं होंगे। तो इन दोनों का होना बहुत ही लाजमी है। तो ये तो 3 हो गए। दूसरा लिखते हैं एरिया, एरिया भी स्केलर है, उसको लिखते हैं 17 स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम लिखते हैं, वॉल्यूम भी स्केलर है, वॉल्यूम लिखते हैं 10 क्यूबिक मीटर। डेंसिटी लिखते हैं डेंसिटी, डेंसिटी लिखते हैं 1 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर ये भी स्केलर है, लिखते हैं 101 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए ना, ये दोनों चीज़ें होंगी तो स्केलर एक्सप्लेन होंगे, इनमें सेंस आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मास 20 किलोग्राम है तो सेंस में आ गई, हाँ 20 किलोग्राम कितना होता है। लेंथ की बात हो कि लेंथ है 1000 मीटर, तो ये सेंस में आ गया, इसमें कोई डायरेक्शन की नीड ही नहीं हुई, हमने कॉमन सेंस से इन चीज़ों को समझ लिया। तो इन्हें कहते हैं हम स्केलर्स। नोट करें पहली पॉइंट, स्केलर्स, स्केलर्स कैन बी compared only when they have the same physical dimension या यूनिट्स। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हमें बता रहे हैं कि स्केलर्स जो है उन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं, पर कब? जब उनकी डायमेंशन यानी कि यूनिट क्या हो, सेम हो। एग्जांपल करवाते हैं कि हम लिख रहे हैं 20 सेकंड बड़े हैं या 2 किलोग्राम बड़े हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 20 सेकंड बड़े हैं या 2 किलोग्राम, अरे कोई भी नहीं, तो ये दोनों चीज़ें कंपेयर होंगी ही नहीं, क्योंकि ये सेकंड ये टाइम है और ये क्या है, किलोग्राम, यानी कि मास है। हालांकि आप देखें ना, इसका मैग्नीट्यूड जो है इसके मैग्नीट्यूड से बहुत ही बड़ा है, पर बात हो रही है कि सेम डायमेंशंस होने चाहिए, तो ये नहीं होंगे कंपेयर। दूसरा एग्जांपल है, हम पूछ रहे हैं कि 60 सेकंड बड़े हैं या 2 मिनट। अब बात हो रही है टाइम के यूनिट्स की। आप देखिए 60 सेकंड और 2 मिनट, क्या आप ये कंपेयर होंगे? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन क्या है, अलग अलग, यानी कि सेकंड और मिनट है। ये तभी कंपेयर हो सकते हैं जब ये सेकंड मिनट में जाए या मिनट सेकंड में आए। हालांकि देखिए ना, 60 सेकंड जो है वो 2 मिनट से मैग्नीट्यूड में बड़ा है, तो कॉमन सेंस कहेगा कि 60 सेकंड्स बड़े होने चाहिए 2 मिनट से मैग्नीट्यूड के हवाले से, पर ये दोनों चीज़ें भी कंपेयर नहीं होगी। तो यहाँ पे बात हो रही है कि फिजिकल डायमेंशन यानी कि सेम यूनिट होगा तब होंगे। अब कुछ इस तरह से अगर हम बात करें 2 सेकंड बड़े हैं या 40 सेकंड, हाँ अब कंपेयर हो सकते हैं। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं स्केलर्स को, यानी कि अगर सेम डायमेंशन है कि यूनिट सेम है तो ये कंपेयर होंगे। पर क्या टाइम और मास कंपेयर होंगे? जी बिल्कुल नहीं। क्या टाइम और लेंथ कंपेयर होंगे? जी बिल्कुल नहीं। अगर मास है तो मास से ही कंपेयर होगा, याद रखिए, मास है तो मास से ही कंपेयर होगा। पर कब? जब इन दोनों के यूनिट सेम लिए जाएं, यानी कि मास अगर किलोग्राम में है, यह भी किलोग्राम में है, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये मास जो है वो किलोग्राम में है और ये मास ग्राम में है, तो इस जगह पे आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो स्केलर्स कंपेयर कब होंगे? जब उनकी यूनिट्स सेम हो। तो दूसरी पॉइंट नोट करें, द स्केलर्स आर एडेड, multiplied, subtracted and divided by using ordinary rule of algebra या arithmetic। तो यहाँ पे बात हो रही है कि स्केलर्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन आप ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा या अरिथमेटिक से कर सकते हैं। अब ये रूल्स कौन से हैं? ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा, ये रूल्स हैं कौन से? जैसा कि 2 किलोग्राम मास है, उसके साथ 3 किलोग्राम मास को जोड़ा जाए तो रिजल्ट आएगा 5 किलोग्राम। अगर किसी स्केलर का वैल्यू है 10 और दूसरे का 2, तो इनका रिजल्ट आएगा 5। यानी कि इजीली ये हो सकते हैं, यानी कि एडिशन मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हैं। तो तीसरी पॉइंट है स्केलर्स आर very simple
क्वांटिटीज। अब ये क्या चीज़ है सर जी? अब देखें, जो इनकी एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन इजीली हो गई ना जी? बिल्कुल। तो हम कहेंगे स्केलर्स आर वेरी सिंपल। आप इसे नोट करें तो वेक्टर पढ़ें। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर्स। वेक्टर्स, अब इसे डिफाइन करें कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज which can be specified by magnitude, unit and direction। अब आ गया डायरेक्शन, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो। अब किस तरह से, अगर आप किसी से रास्ता पूछेंगे तो वो बंदा जो है ना, आपको रास्ता कैसे बताएगा? आपको बताएगा इस तरफ जाएं, ऐसे जाएं, ऐसे जाएं। ये जो हाथ है ना, ये डायरेक्शन का काम करता है। वो ऐसे थोड़ी बताएगा कि इस जगह से जाएं, इस जगह से जाएं, इस जगह। ये तो नहीं हुआ ना। तो उसका डायरेक्शन बताने का जो मेथड्स है वो होगा हाथ। हाथ मुझे दे दे, एक हाथ या बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये डायरेक्शन बताता है। तो ये जो डायरेक्शन है वेक्टर्स में होता है डायरेक्शन। तो अब किस तरह से टेबल बनाते हैं? टेबल, क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड, यूनिट और चौथा डायरेक्शन। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं 2 मीटर ईस्ट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका मैग्नीट्यूड कोई भी हम ले लें, उसका यूनिट फिक्स्ड है। और डायरेक्शन ईस्ट, यानी को कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। जैसा कि ये पेन है, इसको हमने मूव कराया ऊपर की तरफ, ये डिस्प्लेस्ड कहाँ? ऊपर की तरफ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी लिखते हैं कोई भी 10 मीटर पर सेकंड साउथ, यानी कि कोई गाड़ी है वो साउथ की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि वेलोसिटी से जा रही है। और तीसरे में आता है एक्सेलरेशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज़, यानी वेलोसिटी से भी ज़्यादा। तो ये लिखते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। अब देखें, अगर ये क्वांटिटीज़ हैं, इनको एक्सप्लेन किया जाए तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट है मीटर ईस्ट, तो सेंस में नहीं आया। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड साउथ, ये भी सेंस में नहीं आया। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। तो मैग्नीट्यूड के बगैर भले ही डायरेक्शन हो, यूनिट हो, फिर भी वेक्टर्स एक्सप्लेन नहीं होते। अगर यूनिट ही ना दें, हम कहें कि डिस्प्लेसमेंट जो है 2 ईस्ट। अब 2 ईस्ट क्या, सेंस में ही नहीं आया। वेलोसिटी 10 साउथ, यानी कि साउथ जैसे 10। हम बात करें एक्सेलरेशन 9.8 डाउनवर्ड। अब 9.8 डाउनवर्ड क्या, ये सारी की सारी चीज़ें इनमें आएंगी तो वेक्टर्स एक्सप्लेन होंगे। और वेक्टर्स लिखते हैं टॉर्क कहते हैं घुमाव को, यानी कि 10 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, यानी रोटेशन में ये काम करता है। बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम लिखते हैं 7 न्यूटन सेकंड नॉर्थ। फोर्स भी वेक्टर है, फोर्स को लिखते हैं 12 न्यूटन ईस्ट। तो फोर्स 12 न्यूटन ईस्ट, यानी कि ईस्ट की डायरेक्शन में 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा। पहली बात नोट करते हैं, द मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स can be obtained by using graphical method। अब इनकी जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन होगी और डिवीजन, ये सब के सब ग्राफिकल मेथड से होंगी। हमने बताया था ना कि 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4, वो वेक्टर्स की कहानी थी, वो भी बताएंगे कि कैसे। एग्जाम्पल करते हैं कि एक डब्बा है, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन और दूसरा फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है 2 न्यूटन, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो पूछ रहे हैं कि टोटल फोर्स इस डब्बे पे कितना लगेगा। तो हम बताएंगे कि F नेट टोटल फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन, तो रिजल्ट आएगा 4 न्यूटन। अरे सर, आपने तो बताया था कि 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4 वेक्टर्स में,
तो अब आपने खुद ही बता दिया कि फोर्स इज ए वेक्टर, तो 2 + 2 = 4 हो गए। जी बिल्कुल, पर यह एक स्पेशल केस है। कौन सा केस है सर? ये पैरेलल, ये केस है पैरेलल। अब पैरेलल में होंगे, अब याद रखें कि जितने भी वेक्टर्स अगर पैरेलल में एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट सिंपल एड होगा। ये एक स्पेशल केस है, पर जैसे इनका डायरेक्शन शिफ्ट होगा ना तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो वही बात कर रहे थे हमने शुरुआत में। अब किस तरह से, कुछ ऐसे, अब कुछ ऐसे, यानी कि डब्बा है, इस पर एक फोर्स कुछ इस तरह से लग रहा है, इसका वैल्यू है 10 न्यूटन, और दूसरा फोर्स इस पे लग रहा है कुछ तिरछा, यानी कि इसका वैल्यू है वो है 10 न्यूटन। तो अब आपसे पूछते हैं कि इस डब्बे पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है? आप कहेंगे सर 20 न्यूटन, पर नहीं। अभी क्या हुआ, वेक्टर्स काम करेंगे। अब आप कहेंगे सर 10 + 10 = 20 न्यूटन इस डब्बे पे फोर्स लग रहा है, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि जैसे ही डायरेक्शन चेंज होता है वेक्टर्स में, जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगा तो उस डायरेक्शन से उस सारे वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का असर भी चेंज हो जाएगा। तो इसका वैल्यू, टोटल फोर्स जो है वो 20 न्यूटन से कम आएगा। तो एक और दूसरी बात जहन में रख लें, रिजल्टेंट मैक्सिमम तब आता है जब वेक्टर्स जो हों वो पैरेलल काम करें, यानी कि पैरेलल एक्ट करें, तब रिजल्टेंट मैक्सिमम होता है। यानी कि यहाँ पे हो ना 2 + 2 4, ये मैक्सिमम है। इससे कभी भी रिजल्टेंट एडिशन से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी कि 2 + 2 = 5 कभी नहीं हो सकते, यानी कि 4 कभी भी क्रॉस नहीं करेगा एफ नेट। तो हमेशा रिजल्टेंट मैक्सिमम वेक्टर पैरेलल में होता है। जो भी वेक्टर्स हो अगर पैरेलल में एक्ट करेंगे तो उनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा। अब इसे नोट करें। अब एंटी पैरेलल केस करते हैं। कैसे? एंटी पैरेलल। अब यहाँ पे कोई डब्बा है, इस पे फोर्स लग रहा है F1 = 20 न्यूटन, और दूसरी जगह से और दूसरी तरफ से फोर्स लग रहा है 19 न्यूटन। अब तो यहाँ पे सवाल है कि डब्बा किस डायरेक्शन में हरकत करेगा, क्या ये रेस्ट में होगा या मूव होगा? तो इसको सोल्व करते हैं कि F net = वेरी सिंपल F1 - F2। सर ये माइनस क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन बिल्कुल इसके अपोजिट में है। तो हम लिखेंगे F1 कितना है 20 - 19, तो रिजल्ट कितना है 1 न्यूटन। अब डायरेक्शन कैसे पता चलेगा सर कि कहाँ पे ये मूव हो रहा है? तो इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो इसका डायरेक्शन मूविंग इस डायरेक्शन में होगा, तो इसकी हरकत वहाँ पे होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये एंटी पैरेलल कैसे? अब बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट देते हैं वेक्टर्स में। अब कोई वेक्टर्स लें, कोई वेक्टर्स अगर फोर्स लेते हैं तो लिखते हैं -20 न्यूटन। तो ये जो फोर्स है ये वेक्टर है, वेक्टर क्या, वेक्टर क्वांटिटी, और ये जो है न्यूटन इज द यूनिट, ये इसका यूनिट है। और ये जो 20 है, 20 यानी कि नंबर्स, ये इसका मैग्नीट्यूड। अब ये जो माइनस है ना, ये साइन जो है, ये साइन शो करती है डायरेक्शन को। अब बहुत ही चौंकाने वाली बात बताते हैं कि जो -20 न्यूटन है, -20 ये मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो बात हो रही है यहाँ पे तो -20 न्यूटन है, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये साइन है, सिर्फ डायरेक्शन शो करती है। तो आप लिख लें कि मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों? वजह बताएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में। तो मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है? जी बिल्कुल, यानी कि मैग्नीट्यूड कैन बी 0, यानी कि मैग्नीट्यूड 0 हो सकता है। मैग्नीट्यूड उसको आप लिख लें n = 0 + 1 + 2 एंड सो ऑन, यानी कि जो भी पॉजिटिव नंबर होंगे उनमें होगा, या 0 होगा या पॉजिटिव नंबर्स में होगा। पर मैग्नीट्यूड कैन नेवर बी लेस देन 1, ये पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि मैग्नीट्यूड कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से कम हुआ तो इसका मतलब हुआ नेगेटिव, और नेगेटिव ये हो ही नहीं सकता। नोट करें तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ें। तो नोट कर लिया, तो अब पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अभी रीजन भी बताएंगे कि नेगेटिव मैग्नीट्यूड क्यों नहीं होता। तो पहले पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स को हम कैसे जाहिर करते हैं, किस तरह से जाहिर करते हैं। पहला है बोल्ड फेस्ड लेटर्स। अब ये बोल्ड फेस लेटर्स का क्या चक्कर है,
वोल्ट फेस लेटर यानी कि फोर्स है, अगर फोर्स इसको हम जाहिर करेंगे एफ से। वोल्ट फेस में क्या होगा, ये होगा डेंस, यानी कि ये डेंस हो जाएगा। ये जो डेंस एफ है ना, इससे हम इसको डिनोट करेंगे। अगर वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी, तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, वी से, तो इसको आप डेंस करेंगे। ये जो डेंस है ना, ये वेक्टर को शो करेंगे। अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए, एक्सेलरेशन इज ए वेक्टर, तो उसको भी हम ए, इसको डेंस करेंगे। यानी कि डेंस से, ये जो डेंस लेटर्स हैं, इन्हीं डेंस लेटर्स को कहा जाता है वोल्ट फेस लेटर्स। और इनका मैग्नीट्यूड होगा लाइट फेस्ड लेटर। अब लाइट फेस्ड लेटर कैसे, जैसा कि फोर्स है, यानी कि फोर्स का ये तो वेक्टर हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड एफ, वेलोसिटी का वी, एक्सेलरेशन का ए। ये लाइट है, यहाँ पे डेंस है, यहाँ पे लाइट है, यानी इनसे इनका मैग्नीट्यूड शो किया जाता है। अब दूसरा इनका इटैलिक लेटर, यानी कि इटैलिक लेटर। अब इटैलिक लेटर बेसिकली क्या होते हैं, यानी कि कोई वेक्टर है ए, बी वेक्टर है, कोई भी सी वेक्टर है, ये जो परपेंडिकुलर लाइन से थोड़े खिसके हुए होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इटैलिक लेटर। और इनसे भी हम वेक्टर्स को जाहिर कर सकते हैं। और तीसरे पे आते हैं, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो, यानी कि एरो से इनको शो किया जाता है। अब एरो की डिस्क्रिप्शन दें कि कोई एरो है, ये जो इसका पॉइंट है, इसे हम कहते हैं इनिशियल पॉइंट, या इसका दूसरा नाम है स्टार्ट। और ये जो इसका हेड है, हेड शो करेगा डायरेक्शन को, और इसका दूसरा नाम भी है टर्मिनल पॉइंट, यानी कि वेक्टर इस जगह पे खत्म हो जाता है, या फाइनल पॉइंट किसका, वेक्टर का। अब कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे हम लिखते हैं Q और यहाँ पे लिखते हैं P। तो ये जो क्यू पी वेक्टर है, यानी कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, Q से, और ख़त्म कहाँ पे हुआ, P तक, तो इस वेक्टर को हम कहेंगे QP, यानी कि QP ये वेक्टर हुआ, यानी कि Q से स्टार्ट हुआ है, ये इनिशियल, इसका इनिशियल, और ये इसका फाइनल। तो कुछ इस तरह से भी हम वेक्टर्स को शो कर सकते हैं। पर सर आपने ये तो बात ही नहीं की, ये जो लाइन है इसका क्या चक्कर है। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, और ये शो करेगा मैग्नीट्यूड को। ये बताएगा कि मैग्नीट्यूड किस चीज़ का बड़ा है या छोटा, ये लाइन शो करेगी। अब हमने बताया था ना कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि अगर लाइन की बात करें, ये लाइन पॉजिटिव है, तो लाइन नेगेटिव कैसे हो सकती है। अगर लाइन नेगेटिव नहीं होगी, आप कहेंगे सर इसका डायरेक्शन इधर होगा, पर लाइन का डायरेक्शन होता ही नहीं है, तो पता ही नहीं चल रहा कि डायरेक्शन इस जगह पे या इस जगह पे। तो मैग्नीट्यूड लाइन है ये, या लेंथ है किसी चीज़ की, और लेंथ किस तरह से नेगेटिव हो सकती है, इट्स इम्पॉसिबल। तो यही रीज़न है मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव होने का। अब एक गेम खेलते हैं कि कोई लाइन है, यानी कि वेक्टर है, इसको आप टच भी नहीं करेंगे, बगैर छुए छोटा भी करके दिखाएं और बड़ा भी करके दिखाएं, बगैर छुए। सर करता है, सर इज जादूगर। अब ये जो लाइन हमने बनाई, इसको टच किया, सर बिल्कुल नहीं, तो ये छोटी हुई, सर यस। अब इसको बड़ा करके दिखाएं, ये लाइन, अब ये लाइन बड़ी हुई, बिल्कुल। अब हमें पता कैसे चला कि ये जो वेक्टर है, इसको नाम देते हैं बी। ये जो बी वेक्टर है, ए से किस तरह से छोटा है और सी से किस तरह से बड़ा है, हमें पता कैसे चला। तो अब ये लाइन जो है ना, ये बताएगी हमें मैग्नीट्यूड, यानी कि नंबर्स जो हैं वो ये शो करेगी। ये लाइन सेगमेंट शोज मैग्नीट्यूड। दो चीज़ें नोट करें कि मैग्नीट्यूड जो होता है साइज आर लेंथ ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर का साइज या लेंथ, और दूसरा उसका डायरेक्शन। अब डायरेक्शन क्या है, द ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी कि वो किस तरफ है वो हमें बताएगा डायरेक्शन। अब इन्हें नोट करें तो आगे बढ़ें। मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेड, अब मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू। अब ये क्या चीज़ है, कोई भी वेक्टर लेते हैं, जैसा कि फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा ना, वो हम लिखेंगे एफ, दो लाइंस। ये जो दो लाइंस हैं, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस। इसमें इनका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन जो है
उसका मैग्नीट्यूड इस तरह से, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से। ये जो लाइन्स है ना, इनसे हम इनका मैग्नीट्यूड शो करते हैं। मैग्नीट्यूड के हवाले से एक और चीज़ बताते हैं। मैग्नीट्यूड जो होता है, द लेंथ ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग to the chosen scale represents the magnitude of vector। यहाँ पे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बात हो रही है कि द लेंथ ऑफ द लाइन अकॉर्डिंग टू द चूजन स्केल। सर ये चूजन स्केल क्या है? बहुत ही मजा आने वाला है वेक्टर्स में। अब देखें, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। कैसे? कुछ इस तरह से। मैं बात करता हूँ कि कोई चीज़ है, 20 किलोमीटर नॉर्थ में कोई गाड़ी जा रही है और उसके बाद वही गाड़ी 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रही है। तो अब आपसे पूछते हैं कि इसको ग्राफिकल ड्रा करके दिखाएं। अब ग्राफिकल ड्रा करने का मेथड होता है कि पहले आप डायरेक्शन शो करवाएं, यानी कि ये नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। अब यहाँ पे बात हो रही है कि नॉर्थ की तरफ कोई गाड़ी है, 20 किलोमीटर जा रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में, और उसके बाद 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गई। तो अब बात हो रही है कि हम इस बोर्ड पे 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे काम आएगी चूजन स्केल। इसका दूसरा नाम है सुइटेबल स्केल। तो हम यूज़ करेंगे सुइटेबल स्केल को। वेरी स्वीट स्केल। कैसे? हम मानते हैं कि 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर को हम मान रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हम लाइन कितनी सेंटीमीटर बनाएंगे? 2 सेंटीमीटर, यानी कि इस जगह पे ये जो हो गई ना 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर शो करें 20 किलोमीटर को। और दूसरी बात है 10 किलोमीटर कहाँ पे? ईस्ट की डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। तो ये हुई सुइटेबल स्केल, जिसमें 10 किलोमीटर कन्वर्ट हो गए 1 सेंटीमीटर। ये लेंथ में कन्वर्ट हुई है। और आपको बहुत ही मज़ेदार बताएं, एक और एग्जांपल करते हैं कि किसी बॉडी पे कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, और दूसरा फोर्स लग रहा है इस पे 30 न्यूटन का। अब हमसे पूछ रहे हैं कि इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करके दिखाएं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी सुइटेबल स्केल यूज़ करेंगे। सुइटेबल स्केल। तो ये जो फोर्स है ये ईस्ट की डायरेक्शन में, और फोर्स 2 जो है ये नॉर्थ की डायरेक्शन में है। तो हम लिखेंगे 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। पर ठहरिए सर जी, आपने 10 न्यूटन को सेंटीमीटर में कैसे लिख लिया? यानी कि न्यूटन बराबर हो रहे हैं सेंटीमीटर के। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे मुमकिन है सर जी? अब देखें, ये जो स्केल है ना, ये सिर्फ लेंथ की है, यानी कि हमने न्यूटन जो है उसको सेंटीमीटर में अज्यूम किया है कि हाँ, यानी कि जो सेंटीमीटर में आएगा वो हम मानेंगे वो न्यूटन ही है। जैसा कि हम बात करते हैं 10 न्यूटन, यानी कि हम लाइन बनाएंगे इस जगह पे 1 सेंटीमीटर की, यानी कि 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर है। ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है ना, हालांकि ये 10 न्यूटन को शो करिए कि सेंटीमीटर न्यूटन को शो कर रहा है। और दूसरी बात, यानी कि F2 30 न्यूटन है, तो हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर, और ये शो करेंगे 3 सेंटीमीटर को। अब लेंथ वो स्केल है जिसमें कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आप तब्दील कर सकते हैं, पर ग्राफ के हवाले से। तो अब इसे नोट करें, तो एमसीक्यूज करें। एमसीक्यूज करवाते हैं। विच पेयर्स contains one vector and one scalar quantity। ऑप्शंस हैं पावर, प्रेशर, ऑप्शन बी में है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी में है फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, और डी में है डिस्प्लेसमेंट और टार्क। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पेयर है जिसमें एक स्केलर है और एक वेक्टर है। तो पावर और प्रेशर दोनों स्केलर है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर हैं, फोर्स वेक्टर है और काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट टार्क ये दोनों वेक्टर हैं। तो ये होगा फोर्स एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अब एक और टॉपिक करते हैं, बहुत ही छोटा सा, वेक्टर इन स्पेस।
अगर कोई वेक्टर है और वो स्पेस में है तो इस वेक्टर को हम 3 एंगल से यानी 3 एंगल से जाहिर कर सकते हैं। एक एंगल होगी जो एक्स एक्सिस से बनेगी, ये एक्स एक्सिस है यानी कि ये होगी अल्फ़ा, दूसरी होगी वाई एक्सिस से यानी कि बीटा, और तीसरी होगी जेड से, ये होगी गामा। कोई भी वेक्टर स्पेस में हो वो 3 एंगल से शो होता है, यानी कि हम लिखेंगे वेक्टर इन स्पेस स्पेसिफाइड बाय 3 एंगल्स। अब इन तीनों एंगल से ये शो होता है। यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।